मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है और सी के बाद C++ ही डेवलप हुई थी। तो ये कुछ जी रोल नंबर 115 आपका कोई क्वेश्चन है? सर लिहाज से कि हमने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी फंडामेंटल उसी में सब इंशाल्लाह सारे ठीक है, इटरेशन लूप, कंडीशनल लूप, ये सारे सबको आते हैं, मतलब तकरीबन हम कर सकते हैं ये चीज़ें। फंक्शन किसे कहते हैं, उसे एग्जीक्यूट क्या करना है, एक फंक्शन का काम क्या है, ये सारे इंशाल्लाह जानते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे ही आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपको जो है, मैं आपसे पूछूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपके आइडियाज़ क्लियर हैं या नहीं हैं और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली जब ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं तो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें क्लास का इंट्रोडक्शन कुछ होता है और उनकी कैपेबिलिटीज़ और फ्यूचर अचीवमेंट या फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं और टीचर अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता है। अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपका प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन गुजरा है, तो आप इस इन्वायरमेंट से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। फर्स्ट थिंग जो आपने मेंटेन करनी है वो ये कि आपने किसी भी तरह की जो है क्या नाम है ये डिसिप्लिन के हवाले से जो है ना, आपने किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी क्लास में। अगर कोई क्लास लेक्चर नहीं लेना चाहता तो वो लीव करके जा सकता है। अगर आप अटेंडेंस के लिए बैठे हैं तब भी आप यहाँ से लीव करके जा सकते हैं, क्योंकि दरमियान में मैं रोल नंबर कॉल करता हूँ, ठीक है, और रोल नंबर वाइज मैं फिर पूछ लेता हूँ किसी से भी रैंडमली कि अच्छा इसका सोल्यूशन बताओ, या अभी हमने ये पढ़ा है इसका क्या मतलब था, या आगे कोई चीज़ आने वाली है इसका क्या मतलब था। सेकंड थिंग इज़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पार्टिसिपेशन करनी है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे हैंड रेस करें और मैं रोल नंबर कॉल करके आपसे पूछ लूँगा कि अच्छा आप बताएं, आप बताएं। आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा मुझे आता है और आपने बताना नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें मैं खुद भी बता सकता हूँ, लेकिन आपसे पूछने की यही रीज़न है कि आप खुद अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करें और इससे पता लगता है कि क्लास भी अटेंटिवली लेक्चर को सुन रही है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में 10 मंथ्स जॉब भी की थी। जॉब लेने के लिए भी इंटरव्यू देने पड़ते हैं, और जॉब जब हो गई थी उसके बाद में मैंने अपने टीम लीड के साथ कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ये थी कि बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो चीज़ें बेसिक स्टार्ट में देखी जाती है। मे बी आपका HR इंटरव्यू कर रहा हो या कोई भी इंटरव्यू कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी आपने अपनी डिग्री के साथ साथ इम्प्रूव करना है। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, तो 4 ईयर की डिग्री है तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि क्लास में आपको कोई चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है, आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन मिला, उसके अलावा टीचर ने कोई क्वेश्चन किया तो उसका आपको अगर आंसर आता है, रिलेटेड आंसर आता है या कुछ भी जहन में चल रहा है, आप बता दें, ठीक है। ये नहीं सोचना मैं गलत होऊंगा, आप एक दफ़ा गलत होंगे, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, इन द एंड आपको बोलना आ जाएगा, आपको अपना जो आइडिया है, अपने जो थॉट्स हैं वो कन्वे करना आ जाएंगी, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा फिर आप इंटरव्यू में अगर कहीं पे बैठे हुए हैं, मे बी आप अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया हो आपने, आप जॉब ना भी कर रहे हो, लेकिन मे बी आप ऑनलाइन फाइवर के थ्रू या कहीं भी फ्रीलांसिंग के थ्रू आपने क्लाइंट्स पकड़े हों, उनके साथ भी आपने कम्युनिकेशन करनी होती है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा इम्प्रूव करेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हें आंसर पता होता है लेकिन वो बस सोच रहे होते हैं कि मैं बस अभी बताऊं, और वो बटन क्लिक करते रह जाते हैं या बोलते बोलते रह जाते हैं, कोई और आंसर कर देता है, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं आंसर करता, टीचर खुद ही बता देता है, और फिर वो स्टूडेंट्स होता है मेरे जहन में भी यही आंसर था, तो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस दैट आंसर, ठीक है, बजाय ये कि आप उसे अपने जहन में ही दबा के रखें यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि मैं जो है सारे पार्टिसिपेंट्स को अलो कर दूं कि वो अपने आप को अनम्यूट ना कर सकें, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप मेरे से फिर क्लास में कोई क्वेश्चन
ड्यूरिंग लेक्चर जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। इस जो है सिचुएशन की नौबत तब आएगी जब क्लास में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट कर रहा होगा, और इसका डिसएडवांटेज आपके लिए ही है, ठीक है। मैं इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पार्टिसिपेशन करें, इसलिए मैं ये ऑप्शन जो है इनेबल ही रखता हूँ कि आप जो है किसी भी टाइम खुद को अनम्यूट करके जो भी आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है जहाँ से समझ नहीं आ रहा आप उसी टाइम पूछ लें। हो सकता है एक दूसरे तीसरे चौथे स्टूडेंट का भी एक क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड हो और वो पूछ ना चाह रहा हो और उसको भी आंसर उसका मिल जाएगा इस तरह से। तो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपने वो चीज़ें आपको जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मैंने आपको बताया कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते थे, सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा या सी शार्प, कोई भी आपने सी प्लस प्लस यूज़ की, फंडामेंटल्स उसके देख लिए, जिसमें फंडामेंटल्स में ये करवाया जाता है कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट किस तरह से आपको मिलती है कंप्यूटर से, ठीक है। इफ एल्स की स्टेटमेंट्स आप लॉजिक की बेस पे अपनी किस तरह से लगाते हैं, इवन और नंबर गेट करना है, इफ़ दिस ट्रू होगा तो फिर ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये फॉल्स होगा एल्स का ब्लॉक चलेगा। फॉर लूप आप लगाते हैं अगर आपने रेपिटेटिव मैनर में जो है स्टेटमेंट्स वगैरह को चलाना हो 10 दफ़ा 100 दफ़ा 20 दफ़ा चलाना है, आप काउंटर से उसकी कंडीशन लगाते हैं 1 से शुरू होना है 20 पे ख़त्म होना है, या आप एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लूप में वाइल लूप में सेट कर देते हैं कि जब तक ये यूज़र ये चीज़ ना एंटर करे तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। तो एक टाइम आता है वो कंडीशन मीट करती है कि जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और वो उस लूप से बाहर निकल जाता है। इसी तरह आपने अरेज पर ही, ठीक है, अरेज क्या थी, वो सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेस जो है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन जो है मेमोरी में एलोकेट हो जाती हैं, जिनको आप जिससे आप जो है ना डाटा कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में रखवा लेते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अरे की डाटा टाइप जो है वो सेम ही रहती है थ्रू आउट द अरे, और उसे आप लूप के थ्रू ही एक्सेस करते हैं क्योंकि आपने पूरी अरे के ऊपर आइटरेट करना होता है। आप 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं और साइज -1 इंडेक्स तक जाते हैं, ऐसे ही है। तो उसके बाद आपने फंक्शंस पढ़े कि हमने ज़रा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एक काम जो है फंक्शंस बना के भी किया जा सकता है, वही काम फंक्शन बनाए बगैर भी किया जा सकता है। फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये होता है आपको अलहदा से फंक्शन कि आप उस फंक्शन को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको सेम लाइन ऑफ कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता, वही फंक्शनैलिटी आप उस फंक्शन को एक स्टेटमेंट से कॉल करेंगे और वो आपको रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम था, इंट मेन मैंने लिखा, 2 वेरिएबल num1 num2 डिक्लेयर किए और मैंने सम करना था, मैंने जस्ट लिखा सी आउट num1 प्लस num2, ठीक है, num1 प्लस num2। फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने क्या किया, num1 num2 डिक्लेयर किए और एक मेथड बनाया जिसमें इन दोनों नंबर्स को पास कर दिया और उसने रिज़ल्ट रिटर्न किया। और मैंने सी आउट लिखा फंक्शन का नेम और उसमें पैरामीटर्स पास किए, उसने मुझे रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे पहले तो एक्स्ट्रा लाइन में num1 प्लस num2 आपने लिखा था, वो तो स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस, लेस नंबर ऑफ लाइंस भी थे, इसमें तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा हो गए, कोड बड़ा हो गया, लेकिन इस तरह कोड की एफिशिएंसी ज़्यादा। क्या फ़ायदा है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1000 लाइंस का आपका कोड है और आपने उसमें कहीं 3 जगह पे जो है a प्लस बी और num1 प्लस num2 कहीं पे किया हुआ है, या एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें हमने a प्लस बी माइनस सी किया हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं इसमें कि आप प्लस के साथ ही आपके पास माइनस का बटन है, अगर आपने माइनस को प्रेस कर दिया तो वो प्रोग्राम जो है उस जो है उसकी आउटपुट जो है वो इनकरेक्ट दे रहा होगा। अब वो सिंटैक्स एरर भी नहीं है, इसे कहते हैं हम लॉजिकल एरर, कि आपने फार्मूले में प्लस करना था आपने तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपका 1000 लाइंस का कोड है और आपके पास 10 फाइल्स हैं जिनमें किसी में 500 लाइंस है, 100 लाइंस है, आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एडिशन का फंक्शन बनाया होगा, ठीक है, जिसमें पैरामीटर्स गए और फिर रिटर्न होगा a प्लस बी वो पैरामीटर्स, ठीक है। तो मेन फंक्शन में आपने क्या कर रहे हो ना, उसको कॉल कर रहे हो ना। अगर एडिशन में कहीं मसला तो वो उस फंक्शन के अंदर मसला जो कि 2 लाइंस का कोड है। तो आप इस तरह से अपने फंक्शंस को, छोटे छोटे फंक्शंस को वेरीफाई कर लेते हैं और इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट है, इसको टेस्ट करना, डीबग करना आसान हो जाता है फिर, ठीक है।
तो कोड हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छा और एफिशिएंट कोड करने के लिए आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शंस के बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट्स होते हैं जी। रोल नंबर 301। सर वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि कोडिंग तो हो जाती है, लेकिन सर लॉजिक में प्रॉब्लम होती है, तो लॉजिक बिल्डिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे हम? लॉजिक बिल्डिंग को किस तरह से आप मल्टीपल, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग में बढ़ता जाता है, आप मल्टीपल सिनेरियोज से डील करते हैं, तो उससे आपकी लॉजिक इम्प्रूव होती जाती है। मैं एक प्रॉब्लम का सलूशन एक मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, उसमें उसी तरह की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसका सलूशन किसी दूसरी वे में हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, तो मैं फिर उस चीज़ को अडॉप्ट कर लूँगा। या आपको रियल टाइम में कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाती है, आप फिर ऑनलाइन करते हो और आपको एक कोड मिलता है, आप देखते हो अच्छा ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसे रीयूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। और लाइक आपने स्वैप करना दो नंबर्स को, आपने दो नंबर्स को स्वैप करना, तो दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए आपको एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ता, ठीक है, टेम्परेरी में आप नंबर 1 रखवाते हैं, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 2 इज़ इक्वल टू 10। लेकिन अगर आपको कहा जाए आपने दो नंबर्स को स्वैप करना है, लेकिन आपने थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो आप थर्ड वेरिएबल यूज़ किए बगैर भी दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी आपने प्रैक्टिस में कर लिया हो ये भी टास्क इस तरह का, C++ में नहीं किया तो आप ऑनलाइन लिखेंगे स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आपको 3 लाइनों का ही कोड मिलेगा, लेकिन वो जस्ट कैलकुलेशन लॉजिक डिफरेंट है, ठीक है। एक प्रॉब्लम मल्टीपल पर्सन्स को दी जाती है, वो अपने अपने कैपेबिलिटी के लिहाज से उसे सॉल्व करते हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से सॉल्व करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, इसमें एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP आर द कॉन्सेप्ट्स टू मेक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ठीक है, एफिशिएंट प्रोग्राम, ठीक है, रीयूजेबल प्रोग्राम और एप्लीकेशंस, ठीक है। इससे मेंटेनेबिलिटी अच्छी हो जाती है, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी बेहतर हो जाती है, समझना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स अचीव की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक फ़ाइल है उसके अंदर ही सारा कोड डाल दिया, मल्टीपल फाइल्स होती हैं और हर फाइल का पर्पज़ होता है वो उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह कोड को समझना आसान हो जाता है। अब ऊप के कॉन्सेप्ट जो हैं C++ में भी वही हैं जावा में भी हैं, C# में भी हैं, ठीक है, कि उन कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिंटैक्स डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हम ऊप जो है जावा में करेंगे, ठीक है। कल को आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है फ्रीलांस आप कर रहे हैं अगर, तो आप जो है C++ में आ जाता है, आप नेट से थोड़ा सा सिंटैक्स देखोगे, आप कहोगे तो वही कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, इनहेरिटेंस करनी है, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म, ये एब्स्ट्रैक्शन है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अबाउट 95% जो है ये एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम ऊप करेंगे, जावा में ही करेंगे। आपके फर्स्ट 2 लेक्चर्स गुजर गए हैं, आपने उनमें जो है बेसिक CR बताया, आपने जो है फर्स्ट 2 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है? CR की आवाज़ कट रही है। रोल नंबर 115 आप बताएं। सर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट के क्या क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के क्या क्या सारे क्लास क्या है, ये दो चीज़ें हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया बस। चलें ठीक है। अच्छा, आपने JDK इंस्टॉल कर लिया? जी हाँ, मैंने तो किस किस ने JDK इंस्टॉल नहीं किया अभी तक? सर नहीं किया अभी। सर अभी तक नहीं किया अभी। ठीक है। Any student who do not know how to install JDK? नहीं बता। ठीक आपकी मेरा ख्याल है लेक्चर 1 की जो स्लाइड है उसके एंड पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं किस तरह से इंस्टॉल करना है JDK। तो मैं भी आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये थी कि क्लास पार्टिसिपेशन का मैंने आपको बता दिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये नहीं सोचना कि मैं गलत बोल दूँगा आपने
जो है अपनी तरफ से जो है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपने उनका आंसर करना है फ्रीली। कोई भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पूछूंगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऊप जो है प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया है। रीयूजेबल कोड वगैरह हम बनाते हैं इसमें। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरह से इसे जो है डाउनलोड करना है। आपके साथ स्क्रीन शेयर्ड है। यस सर। सर ये आईडी कौन सी डाउनलोड यस। करनी है? मैं बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ आपने लिखना है JDK डाउनलोड, और JDK डाउनलोड। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। लिनक्स के हैं और मैक ओएस के हैं, फिर ये विंडोज़ के हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड आर्काइव डाउनलोड करने है, जिप फाइल है और ये दोनों में डिफरेंट नहीं है, ये बस कंप्रेस्ड है, उसके अंदर ये इंस्टॉलर है इसका, ठीक है। आपने इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके। तो ये फाइल आपके पास ये JDK के नाम से होगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, जैसे आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने दिस PC में प्रॉपर्टीज़ में जाना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में या आप सर्च कर लें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, या इस तरह से चले जाएं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। विंडोज़ 10 में ये इस तरह से विंडो नज़र आती है, दूसरी विंडो में उस तरह से आएगी जैसे कि आपके स्लाइड में गिवन है। आपने सिस्टम वेरिएबल्स में आना है, यहाँ पे पाथ का वेरिएबल होगा, यहाँ मैंने java_home के नाम से ये एक पाथ डिक्लेयर किया है। पाथ में आपने आना है, यहाँ पे से एडिट करना है और यहाँ पे आपने JDK/bin का जो पाथ है वो कॉपी करके आपने C में इंस्टॉल हुआ होगा JDK जावा, यहाँ पे लाइक यहाँ मेरे पास ये ओरेकल है। इसी तरह आपके पास जावा JDK होगा, उसका पाथ होगा bin तक का, वो कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, वहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने इस विंडो को बंद कर देना है। विंडो R प्रेस करें, CMD में जाएं और यहाँ पे आप लिखें जावा -- वर्जन, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन से वर्जन का जावा इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका मतलब है इसमें JDK इंस्टॉल्ड है। IDE पे अभी हम मूव नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल नोटपैड के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे और CMD से उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आपको ये वे भी आना चाहिए। अक्सर लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट IDE की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट, कंपाइल का बटन लगा हुआ है, उस पर क्लिक किया, रन किया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो जब वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अच्छा CMD से भी होता है तो किस तरह होता होगा, तो उन चीज़ों से उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो जो है इस चीज़ में लैग कर जाता है। तो हम IDE इसके बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जावा के नेटबीन्स है, एक्लिप्स है, ठीक है, BlueJ है। हम BlueJ IDE यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें विजुअल जो है क्लासेस शो हो जाती है हमारे पास डायग्राम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हम BlueJ IDE यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कब आपने वो इंस्टॉल करना है। अभी के लिए आपने ये इंस्टॉल करने के बाद नेट पे लिखना है गूगल पे Notepad++, और ये Notepad++ का इंस्टॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, NPP, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल नोटपैड भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन Notepad++ में ये है कि कीवर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है और पता लगता है अच्छा ये कीवर्ड है मेरा और ये कीवर्ड नहीं है। इस तरह से हर कीवर्ड का डिफरेंट कलर आ जाता है, ठीक है। तो हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाने की तरफ जाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताया। स्टिकी नोट्स सर Notepad++ वो गूगल से जाकर लेनी है? हाँ, वो भी गूगल से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी सेक्शन B को करवा था, तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इसे सेव करना है, ठीक है। हम जो भी क्लास बनाएंगे उस क्लास के नेम की फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पे,
ठीक है। जावा में जो भी फाइल्स बनेंगी वो क्लास नेम के साथ बनेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनानी है तो मैं स्टूडेंट डॉट, अच्छा ये सेक्शन बी है, सेक्शन सी लैब 1, और यहाँ पे हम बनाते हैं स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, नेम के साथ डॉट एक्सटेंशन जावा ज़रूर लिखना है। और ये हम हमारा सेक्शन है। सेक्शन ए है, एक मिनट, हाँ जी, हमारा सेक्शन है। लेट मी चेक। चलें ठीक है, चलें ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिलहाल ये सेक्शन सी के फोल्डर में शेयर हो गया। ठीक है, स्टूडेंट डॉट जावा के नेम से है फाइल हमारी, तो हम इसे पब्लिक एक क्लास डिक्लेयर इस तरह से हम करते हैं, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ठीक है, जो नेम हमारी फाइल का उसी नेम से क्लास डिक्लेयर होगी। इस तरह ये सिंटैक्स है एक्सक्यूज मी क्लास सर, डिक्लेयर। जी सर थोड़ा सा जूम कर दे, नजर नहीं। अच्छा ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा, व्हाट इज़ क्लास आपने लेक्चर्स में पढ़ लिया है। ठीक है, आपका क्लास के लिहाज से जो है आइडिया क्लियर होना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में देख के बता सकेंगे, अच्छा ये क्लास है, ये भी एक क्लास बन सकती है, इस तरह के प्रोजेक्ट में ये क्लासेस बन सकती है। ठीक है, जस्ट टिपिकल डेफिनेशन याद कर लेना, वो जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करता। रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। Yes, sir. जी, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। Class are a collection of objects. Class is a collection of objects. No. मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ वही अनम्यूट करें। रोल नंबर इसकी एग्जांपल 4, इस तरह ले सकते हैं कि रोल नंबर 4। व्हाट इज क्लास। सर ऑब्जेक्ट्स के आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है, यानी कि उससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आप निकाल उससे सकते हैं क्लास से। ठीक, 109। टेम्पलेट भी कह सकते हैं। सर जो क्लास होती है वो एक जनरल चीज़ होती है और ये ऑब्जेक्ट्स के लिए एक टेम्पलेट होती है। गुड। और रोल नंबर 64, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। रोल नंबर 64, रोल नंबर 103। रोल नंबर 103। जी, रोल नंबर 109 आप बताएं। सर ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक चीज़ होती है और ये क्लास के लिए इंस्टेंस होती है। क्लास के लिए नहीं, क्लास का इंस्टेंस होती है। अच्छा, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द जो है रोल नंबर 91 बताया कि क्लासेस क्या हैं। आप एक रूम में बैठे हुए हो कि किसको आप कैटेगरी में ला सकते हो कि ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। रोल नंबर 109। सर इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट एक क्लास हो जाएगी और इसके ऑब्जेक्ट्स जो आएंगे वो इसमें एप्पल बनाना या मैंगो इस तरह से करके आ जाएंगे। ठीक है, रोल नंबर 91। Yes, sir. एग्जांपल ऑफ क्लास। रोल नंबर 85। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास।
सर क्लास हम कह सकते हैं कि एक ना बेसिक जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें से हम ऑब्जेक्ट्स को निकालते हैं और ऑब्जेक्ट वो होता है विच हैज सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड। तो जो प्रॉपर्टीज और मेथड हैं वो क्लास में भी होंगे और उस ऑब्जेक्ट में भी होंगे जो हमने उससे डिराइव किए। चलें, सवाल नंबर 43। रोल नंबर 409। रोल नंबर 301। यस सर। 409। ये बताएं एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। सर क्लास की एग्जांपल हम कह सकते हैं एक शोरूम है और शोरूम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं कार्ड्स के। शोरूम के अंदर कार्ड्स, हाँ जी हाँ, ठीक है। और कार इटसेल्फ एक क्लास बन सकती है। यस सर। कार यस सर बन सकती है। हाँ, ठीक है। अ क्लास जो है सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये हम्म कार क्लास कैसे बन सकती है? हाँ जी, अभी कार में हम से इसी क्या? की तरफ आएंगे। सिंपल स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपकी क्लास है, स्टूडेंट्स की क्लास है। वाई वी कॉल यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जीसीयू में ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, बाहर भी स्टूडेंट हैं। तो उनको स्टूडेंट क्यों कहा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज़, बिकॉज they have some roll number, they have some university, they study in some department, they have some roll number and CNIC etc etc, ठीक है। तो इन बेसिस के टर्म्स में हम क्या कहते हैं? इट इज़ दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ जो हैं एंटिटीज़ जो हैं बिलोंगिंग टू द सेम सेम टेक्नोलॉजी या सेम एरिया, ठीक है। तो हम उनको टर्म कर देते हैं, अच्छा ये एक क्लास है। तो बच्चों ने कहा इट इज़ अ टेम्पलेट और इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, तो ये भी डेफिनेशन ठीक है, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब क्लास का कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर। एनीथिंग, हम ये भी कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैज सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज अ क्लास, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि इसके बना सकते हैं, आप सब कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो बेसिकली ये एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में स्टूडेंट नहीं है, इट इज़ अ टेम्पलेट ऑफ अ स्टूडेंट। हम डिफाइन करते हैं, अच्छा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में ये एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक रूम में बैठे हैं जहाँ पे फ़ैन है, ठीक है। आप एक आप एक शॉप के लिए जो है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फ़ैन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मेजर एंटिटी फ़ैन है। उसके बाद फ़ैन्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, फ़ैन की आईडी है, फ़ैन का नेम है, फ़ैन का ब्रांड है, फ़ैन की प्राइस है, फ़ैन की क्वालिटी है, फ़ैन की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फ़ैन स्पिन करता है, फ़ैन लाइट ब्लिंक करता है या नहीं करता, फ़ैन ऑन होता है, फ़ैन टर्न ऑफ होता है, ये इसके फंक्शन आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फ़ैन की क्लास है, ठीक है। ये फ़ैन की क्लास से बिलोंग करता है। तो हम एक पब्लिक क्लास फैंस के नाम से क्लास, बहुत जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लासेस बनती हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर लाया करती हैं। जितने भी हमारे नाउन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्लास में ले आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, आप जो है वुड का काम करते हैं जिसमें आपके पास चेयर्स बनती हैं, सोफ़ाज़ बनते हैं, टेबल्स बनते हैं। तो सोफ़ाज़, टेबल्स, चेयर्स इटसेल्फ ये भी क्लासेस हैं क्योंकि इनके अपने एट्रीब्यूट हैं, इनमें आईडी है, साइज़ है, शेप है, ठीक है। और सोफ़ा पे आ जाएं, वो कहेंगे आप उसमें 3 सीटेड को सोफ़ा है, 2 सीटेड सोफ़ा है, उसके अलहदा कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लासेस हैं, जस्ट इनमें एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें भी कोई फंक्शन ना हो, ठीक है। तो हमारे की जितनी भी चीज़ें, लैपटॉप है, लैपटॉप आईडी है इसकी, मॉडल है इसका, ठीक है, कंपनी है इसकी, इसकी स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं। तो ये सारी क्या है, ये लैपटॉप की क्लास से बिलोंग करती हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स की प्रोडक्ट्स हैं या गारमेंट्स की प्रोडक्ट हैं,
या जनरली कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो उन्होंने भी एक प्रोडक्ट की क्लास बनाई होगी, ठीक है। हर प्रोडक्ट की एक आईडी होगी, प्रोडक्ट का एक नेम होगा, प्रोडक्ट की एक प्राइस होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने पहले क्या किया, एक टेम्पलेट डिफाइन किया प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, आईडी, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चलो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, और इसको सेव करते हैं एज product.java, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है जो कि इंटीजर टाइप होगी, तो हम इंट p_id लिख दो, या प्रोडक्ट आईडी लिख दो, आपकी मर्जी, नेमिंग किस तरह से आपने करनी है। स्ट्रिंग p_name एंड स्ट्रिंग int p_price, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं इसमें p_description, ठीक है। ये 4 आपने टेम्पलेट डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट का, ठीक है। मैं अब एक MS वर्ड की विंडो ओपन करता हूँ, इनेबल कंटेंट। MS वर्ड की विंडो आपको दिखाई दे रही है? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। इंसर्ट, और हम डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की क्लास है, क्लास के प्रेजेंटेशन जो है, डिज़ाइन जब हम क्लास का बना रहे हो तो इस तरह से ही करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे इसके हम एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं कि इसमें आईडी है, नेम है, प्राइस है, और इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। आईडी इंट टाइप की है, नेम की डाटा टाइप हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है, प्राइस जो है ये भी इंट टाइप की है, और डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग में, ठीक है। प्रोडक्ट का हम नेम गेट करने का एक फंक्शन बना लेते हैं कि प्रोडक्ट का हमने नेम गेट करना था, तो मैंने लिख दिया गेट नेम के नेम से किसका फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह सेट नेम के नेम से एक फंक्शन है, फिर एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमारी एक जो है क्लास है प्रोडक्ट की। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ये समझ लें, ये स्टूडेंट का टेम्पलेट जो था वो यूनिवर्सिटी वालों के पास था कि स्टूडेंट इस तरह के होते हैं, ठीक है। ऐसा उनके कोई आईडी, नेम, स्ट्रिंग, इस तरह से स्टूडेंट में ये वाली क्वालिटीज़ होंगी, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसका नाम आ गया, अब उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। लेट्स से यहाँ कोई प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है, तो हमने P1 प्रोडक्ट का नाम दिया, और वो बिलोंग करती है प्रोडक्ट क्लास से, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यूज, आईडी इज़ 1, नेम इज़, प्रोडक्ट है मेरी ओप्पो F19, एंड प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, मोबाइल्स की प्रोडक्ट है सारी, ठीक है, 45, एंड सम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, वो P2 ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अलहदा है क्योंकि उसकी मेमोरी एलोकेशन अलहदा से है। ID2 है इसकी, ये F20 आ गया, इसकी प्राइस लेट्स से 50 आ गई, और कुछ इसके डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
इसी तरह जितने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे, हम बस ये बता चुके हैं कि इसका टेम्पलेट हर प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट का इस तरह से होगा, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनको हम वैल्यूज असाइन करेंगे और उनके मेथड कॉल से उन्हें हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कोड की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट। ये हमने प्रोडक्ट की क्लास बना ली है। जैसे C++ में हमारे पास मेन फंक्शन होता था, जब भी प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते थे तो वो मेन से स्टार्ट होता, ठीक है। इसी तरह जावा में भी हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है कि वही अकेला वो वाहिद फंक्शन होता है जिसने एग्जीक्यूट करना, जिसने एग्जीक्यूट होना, ठीक है। ये चीज़ें कंपाइल ज़रूर होंगी लेकिन इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, इन टेम्पलेट्स वगैरह को और ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन वगैरह हम करते हैं वहाँ पे। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक। अब मेन मेथड के सिग्नेचर्स हैं इसमें, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। ये मेन फंक्शन का सिग्नेचर है, ठीक है। इसके अंदर मैं आके लिख देता हूँ। अब प्रिंट यूज़ किया जाता है, प्रिंट एफ वगैरह सी लैंग्वेज में। इसी तरह आप सी आउट यूज़ करते थे प्रिंट कुछ करवाने के लिए C++ में। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं system.out.println, ठीक है। C# में चले जाए, वहाँ console.writeLine लिखा जाता है और यहाँ पे system.out.println, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ hello this is my first program in Java। इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये कंपाइल ज़रूर होगा लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है product.java का। अब हम जाएंगे इसको कंपाइल किस तरह से करना है और इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। $rcmd ओपन किया मैंने और ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं उस डायरेक्टरी में मूव करूँगा जहाँ पे मेरा product.java का ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। cd एंड नुआन ऑफिस में है अभी हम, जावा labs /lab 01, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पर है product.java। हमने क्या किया, इसको कंपाइल करेंगे। इसके लिए हम जावा सी ये कमांड यूज़ करते हैं, जावा एक, ठीक है। जावा सी मतलब जावा कंपाइल, किस फाइल को करना है कंपाइल, product.java को, ठीक है। कंप्लीट नेम लिखना है product.java। अगर इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है तो ये नेक्स्ट हमसे कमांड पूछेगा। कमांड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, अदरवाइज वो एरर जनरेट करता। अब इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा और क्लास का नेम जस्ट, ठीक है। अब .java नहीं लिखना हमने। तो यहाँ पे आ गया हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, ठीक है। कंपाइल और एग्जीक्यूट में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? हमने जस्ट एक मेन मेथड बनाया और उसमें system.out.println लिखा है, दैट्स इट। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, यानी सर ये जो जावा है ये सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन भी होगा, कंपाइल भी होगा? कंपाइल भी होगा, कंपाइल करेंगे इसकी फाइल को, क्लास को, और एग्जीक्यूट भी करेंगे। सही है। कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो कहाँ से आएगी? आप सर्च कर लें कंट्रोल पैनल से, यहाँ विंडो आर पे, यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे, रन पे CMD प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्लास सर्च का कर रहे हैं। नेम जो लिखते हैं हम, क्लास का जब नेम लिखते हैं तो उसका पहला जो कैरेक्टर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए? नहीं, नेमिंग की ना प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से लिखते हैं एक चीज़ को। क्लास का नेम जो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि आप सिंगुलर लिखें, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसमें अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली ये मैंने यहाँ पे PID लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोडक्ट
अंडरस्कोर आईडी। कुछ प्रेफर करेंगे कि मैं इसे इस तरह से लिखूं, कुछ प्रेफर करेंगे कि मैं इसे इस तरह से लिख दूं। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशंस कुछ होती हैं जो आप शुरू से ही सेट कर लें कि मैंने जो है क्लास के मेंबर्स जो हैं उनको इस तरह से नेमिंग करनी है। जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको मैंने सारे स्मॉल लेटर से ही लिखना है। क्लास का नेम मैंने इस तरह से आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है कि आपने अभी किस वेरिएबल को एक्सेस किया, किस तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, और सर ये जैसे जो नीचे लिखा है सिस्टम आउट प्रिंट एलन, इसमें सिस्टम का एस वो भी कैपिटल लिखना है, वो हाँ लाजमी। जी, ये भी अभी कैपिटल ही लिखना है। देखें आप, अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, ने इसको कंपाइल किया। ठीक है, तो उसने यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें आप जो है टेस्ट करके जब प्रैक्टिस करें तो वहाँ पे बार बार इस चीज़ को चेक। प्रोग्राम चल गया था, प्रोग्राम तो रन हो गया। प्रोग्राम रन इसलिए होगा, वो प्रीवियस आउटपुट रन होगी। ठीक है, प्रीवियसली कंपाइल्ड प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि जैसे जब आप कंपाइल किया आपने, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मिनट, सेक्शन सी में है। जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट क्लास के नाम से एक फ़ाइल जनरेट होगी, ऑब्जेक्ट फाइल आपकी। ठीक है, ये वो फाइल है जो कि पहले जनरेट हुई थी, पहले जब हमने कंपाइल किया ना, कंपाइल के टाइम जनरेट होती है। अभी मैंने इसे डिलीट किया, यहाँ पे आते हैं, मैं उसमें से एरर को रिमूव कर लूँ। पहले कर लिया रिमूव, कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन जो है सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट प्रोडक्ट डॉट क्लास के नाम से फाइल आ गई। ठीक है, और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया जावा प्रो। ठीक है, और इसने कह दिया। अब जब मैंने वहाँ पे चेंजिंग की और एरर आया, ये तो वहाँ पे ही एग्जीक्यूट करिए, आप एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब भी आपने अपने प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं उसके बाद आपने सेव करके उस फाइल को कंपाइल लाजमी करना। और कंपाइल के बगैर रन करेंगे वो प्रीवियस आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ। सर जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि कैपिटल पी और स्मॉल पी दोनों सेम होंगे या डिफरेंट? अभी हम वो भी कर लेते हैं। वेरिएबल आप कह रहे हो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग प्राइस और आप लिखें स्ट्रिंग प्राइस। ठीक है, इसे हम करते हैं सेव। ठीक है, हर चीज़ को टेस्ट ज़रूर करना है आपने, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लाजमी करनी है, आपके सामने विजुअल होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट और जावा कंपाइल करते हैं और इसने कह दिया, एक मिनट, ये डाटा टाइप, ये एरर था, डाटा टाइप, ये चीज़ें तो इस तरह से ही चलनी है। कंपाइल हो गई और जावा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, प्राइस और प्राइस में फ़र्क है। लेकिन गुड प्रैक्टिसेस यही है कि आप इस तरह के वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करें कि जिससे आप जो है कंफ्यूज हो जाए कि इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया था और इसको किस पर्पस के लिए मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ। ठीक है जी सर, ये पी अंडरस्कोर, ये इसमें डिक्लेरेशन का कंपल्सरी पार्ट है? अगर ये नहीं लिखेंगे तो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर आपको बताया कि हर स्टूडेंट की अपनी लॉजिक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। सर एक बात, सर ये जो नेम है, हमने तो नेम डिक्लेयर किया ना स्ट्रिंग, तो ये पी अंडरस्कोर भी उसकी नेमिंग का हिस्सा हो जाएगा बीच में? नहीं, अच्छा, पी अंडरस्कोर नेम मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, हम जस्ट इसे नेम भी लिख सकते हैं। सही, ठीक है, ये कंप्लीट नेम है, वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वेरिएबल है। पी अंडरस्कोर को इंक्लूड करके? हाँ जी, पी अंडरस्कोर इंक्लूड करके ये नेम है, ये इतना। ठीक है जी। तो अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेनली जो बॉडी, जब आप कंपाइल कर लेंगे अपनी सारी फाइल्स को, तो आपने जो एग्जीक्यूट फाइल करनी है वो उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है जिसमें मेन फंक्शन भरा हुआ है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी एक स्टूडेंट की क्लास थी जिसमें मेरे पास इंट एंड आईडी स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्ट्रिंग स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। ये क्लास किसके लिए, ये टेम्पलेट है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट की क्लास में आईडी होगी, नेम होगा और रोल नंबर होगा, चाहे CNSE डाल लो और डिपार्टमेंट उसका डाल लिया जाए। और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक ही फाइल में बिलोंग कर रहे हैं। हमने जावा प्रोडक्ट डॉट जावा किया था, अब हम स्टूडेंट डॉट जावा को कंपाइल करेंगे। एरर नहीं होगा तो ये कंपाइल हो जाएगी और नेक्स्ट कमांड आएगा। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँगा तो एरर आएगा। जावा स्टूडेंट, वो कहता है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास स्टूडेंट। आपने एग्जीक्यूट उस फाइल को करना है जिस फाइल में आपका मेन मेथड पड़ा हुआ, ठीक है। कंपाइल आपने सारी क्लासेस को करना है और इन द एंड आपने मेन क्लास वाली फाइल को कंपाइल करना, ठीक हो गया। एग्जीक्यूट वही होगी क्लास जिसके अंदर मेन मेथड इज ऐड करा, क्योंकि मेन मेथड ये जो बॉडी है इसी ने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है। इसी में हम इसको यूटिलाइज, अब आप सोच रहे होंगे इसका फिर क्या फ़ायदा, इसी में हम मेन मेथड में ही इन क्लासेस को हम यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं वो अभी हम देखेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट वाली क्लास कर ली जी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका क्या मतलब है, यानी कि ये भी समझाना। ये मेथड के सिग्नेचर है, मेन मेथड के सिग्नेचर, ठीक है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक जो है हम बाद में पढ़ेंगे। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के ऊपर लेक्चर्स हैं, तो अभी के लिए आप बस यही जहन में रखेंगे ये मेन मेथड के सिग्नेचर है। इस मेथड ने एग्जीक्यूट होना है जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे। और सर जो आप मेथड आएगा जी, हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें यही मेन मेथड आएगा जी, इसी सिग्नेचर के साथ मेन मेथड जरूर आएगा। सर जी ये सर हम AGRS लिखा है, ये क्या है? ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इसके सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। ये मेन मेथड के सिग्नेचर्स हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग ये डाटा टाइप है, यानी कि हम इंटीजर डबल ये भी लिख सकते हैं। कहाँ पे सर? इसके अंदर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स जो लिखा हुआ है। इसके अंदर नहीं लिख, इसके अंदर स्ट्रिंग ही लिखते हैं। एक्चुअली जब आप लिनक्स वगैरह से कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे आप फाइल का नेम भी लिखते हैं और जो है उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो पास करते हैं। जब आप CMD से एग्जीक्यूट करते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को भी मेंशन करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो R, अच्छा वो विंडो क्लोज हो गई थी तो CD जावा लैब्स C01। सर ये CD आपने क्यों लिखा है? CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। मैं उस डायरेक्टरी में जाना चाह रहा था जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है। चलो इसको अभी रहने दो। तो अभी तक हमने प्रिंट किया है हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अभी तक हमने इस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं किया, इसके जो मेंबर्स थे इसको यूटिलाइज़ नहीं किया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका सिंटैक्स है हमारे पास प्रोडक्ट क्लास। एक्चुअली में इसे हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी कहते हैं। इसे हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी कहते हैं। जिस तरह आप इंट यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट भी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन चुकी है, ठीक है। प्रोडक्ट
P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, इसको मेमोरी में एक स्पेस मिल गया। अब हम लिखेंगे P1 डॉट P अंडरस्कोर ID। अब ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट P1 है मेरी, लेट्स से मेरा ये मोबाइल था एक, उसकी ID क्या है, उसकी ID 1 है। P1 डॉट P अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू Oppo F19 और P अंडरस्कोर description is equal to P1 dot। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया और मैंने P1 डॉट प्राइस जी। सर इस तरह हम पॉइंटर में करते थे जब कोई उसे कोई मेमोरी लोकेट करते थे, यानी कि पॉइंटर्स में P1। करते थे ना, यहाँ पे हम जी जी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन इस तरह से होती है। ये सिंटैक्स है, आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास नेम, क्लास वेरिएबल नेम जो भी आपने रखना है उसका ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, उसी क्लास का नेम पैरेंथेसिस और कॉलन बंद सेमीकोलन। लेट्स से ये 20,000। सर न्यू प्रोडक्ट का मतलब है कि उस क्लास में से ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है। उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर लाइन नंबर 17 में P प्राइस है, P और वो स्लैश अच्छा अंडरस्कोर। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, उसके वैल्यूज असाइन, वैल्यूज हमने उसको वैल्यूज असाइन कर दी। अब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वैल्यूज, तो प्रिंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 डॉट दिस, इसको कॉपी किया। ये जहाँ पर आपने ऊपर इनिशियलाइजेशन की है, यहाँ पर आपने लिखा है ना सबके साथ P1 डॉट, ये लिखना जरूरी होता है? हाँ जी, हम बता रहे हैं ना इस P1 किया। प्रोडक्ट तो एक टेम्पलेट था ना, उसका अब नया ऑब्जेक्ट है, उसका नाम रखा हमने P1। अब वेरिएबल जो है उसका नेम रखना ज़रूरी है ना, वैल्यूज़ उसमें स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वालिटीज़, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये P2 के साथ रिलेट कर रहे हैं, और ये सारे एट्रीब्यूट्स P1 के हैं। ये इसका सोल ओनर है, ये P1 इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास। ठीक है, P2 इज़ अनदर ऑब्जेक्ट, P3 एक और ऑब्जेक्ट होगा, इसी तरह बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं। देखें आप, ये जो के प्रोडक्ट क्लास में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, ये हमने प्रिंट वैल्यूज़ पे लिख दिया। ठीक है, अभी तक हमने जस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ असाइन की हैं और उसकी वैल्यूज़ प्रिंट की हैं। एक तो ये नहीं बंद होना चाहिए था, जावा लैब्स। सर इस जगह पे हमें हर बार ऐसे कमांड लिखना पड़ेगी? आप जो है उसे वैसे ही अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में अगर रख लेंगे तो फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ विंडो को क्लोज़ ना करें, मैं विंडो क्लोज़ कर देता हूँ इस वजह से मुझे उस पाथ पे दोबारा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाथ जो है ये यूज़र तक आता है, नुमान यूज़र जो भी यूज़र हो उस सिस्टम का। ठीक है, आप विंडो को बंद नहीं करेंगे तो। ओके। और यहाँ पे हम लिखते हैं, कंपाइल करना है हमने,
कंपाइल आपको बार बार करना पड़ेगा। जावा प्रोडक्ट डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल होगी सक्सेसफुली। अब हमने इसे एग्जीक्यूट करना है, जावा प्रोडक्ट। उसने यहाँ पे है प्रिंट लाइन में, उसने बताया p1 डॉट p अंडरस्कोर id, p1 डॉट नेम, p2 डॉट और p1, ठीक है। ये प्रोडक्ट 1 की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल हमने 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करवाए। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इस तरह भी की जा सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन या इंस्टेंशिएशन। प्रोडक्ट p2 ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। अगर आप इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे और इसकी वैल्यू साइन करने जाएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा कि आपने अभी तक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया। इसलिए वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने से पहले ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना लाजमी, इनिशियलाइज करना लाजमी है, ठीक है। तो ये 2 मेथड हमने देख लिए, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह करते हैं, वैल्यूज़ असाइन करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट था हमारे पास, ये हमारे पास p2 है। आइडिया मैंने कह दिया इसकी 2 है और ये ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अगेन यही प्रोसीजर है। अब हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट, ये जो p2 की जो डिस्क्रिप्शन है ये 1 लाइन के अंदर ही है। किस में है? 1 लाइन में है। तो हम प्लस के साथ सेपरेट कर सकते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है, कंकैटिनेट ये कर देगा इनको। p1 डॉट नेम, p1 डॉट डिस्क्रिप्शन प्लस, और ये अनदर प्लस। तो ये इन्हें 1 लाइन में शो करेगा। हम यहाँ पे आते हैं और इसको, ठीक है, सर आपने वो से P2 करना था। सही। चले हम इसे इस तरह से एग्जीक्यूट। अब अगर देखें तो ये डिस्क्रिप्शन ऐसे आ रही है और ये इस तरह से आ रही है, 1 ओप्पो F19 यहाँ तक, और इनमें स्पेसेस नहीं आ रही। ओप्पो मोबाइल सीरीज़ इसके बाद भी स्पेस नहीं आई, ठीक है। स्पेसेस किस तरह से लेके आएंगे? एक तो इसको P2 करें, सेकेंडली इसके दरमियान में हमें स्पेस चाहिए। यहाँ जितनी मर्जी स्पेस लगा दें वो स्पेस काउंट नहीं होगी, हमें इन्वर्टेड कॉमास लगा के स्पेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक एट्रीब्यूट के बाद हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें p2 id स्पेस p2 नेम, यहाँ जितनी मर्जी स्पेस डालें ये अफेक्ट नहीं करेगी, इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पेस काउंट करेगी। p2 डॉट प्राइस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ cmd में cmd बंद, java labs slash lab01 slash, ठीक है। सर बेसिकली जो आपने पहली लाइन में लिखा है जावा लैब्स, ये उसके फोल्डर का नेम है ऐसे? हाँ जी, नुमान हफीज़ में एक जावा लैब्स का फोल्डर है, उसमें सेक्शन सी का फोल्डर है, उसमें लैब 1 का फोल्डर है और उसमें ये फाइल एग्जिस्ट करती है जिसको हमने अब कंपाइल किया। ये पाथ दे रहे हैं ना उसको फाइल का, हाँ जी, ये यहाँ हाँ जी, पहले मैं डायरेक्टरी वहाँ पे डायरेक्ट लेके जाऊँगा जहाँ पे मेरी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कंपाइल करेंगे वो कहेगा दिस फाइल जावा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट हियर, ठीक है।
तो आप देखेंगे, आप गूगल पे कर लेंगे, डायरेक्टरी शिफ्ट करते हैं किस तरह से, सोर्स से डेस्टिनेशन, क्या कमांड्स हैं। तो यहाँ आप सिनेमा वो यूज़र वाली डायरेक्टरी में ही फाइल्स रख लें, फोल्डर बना के। प्रोडक्ट और जावा, जावा प्रोडक्ट। सर जावा 2 बार लिख दिया है। सर आपकी आवाज, सर आपका माइक म्यूट है। एक मिनट, आवाज आ रही है आप? यस 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 सर। सर। चलो ठीक है। यस सर। तो हम इसको जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट, अच्छा हम चाह रहे हैं कि इसके साथ पता चले कि ये प्रोडक्ट आईडी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट आईडी कॉलन और ये प्लस। इसी तरह ये जो स्पेस लगाई है इसकी जगह लिख दिया जाए नेम। सर जी इसमें कोई नेक्स्ट लाइन का कोई फंक्शन या कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि आपने स्पेस के लिए क्यों, ये देखें आप, ये यहाँ पे जो ये हमने जो क्रिएट किया है लादा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये न्यू लाइन में ले जाता है इसे, ठीक है। और सर सी प्लस प्लस में हम वो बैकस्लैश एन या सी और एंडल लिखते थे ना, तो यहाँ भी वो यूज हो सकता है। हाँ, यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज हो जाएगा। सर जो उसके एस्केप सीक्वेंस थे वो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सारे नहीं यूज कर सकते, तो कुछ जो है वो यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे शो होगा, उसके नीचे हम दोबारा से फर्दर इसको जैसे मर्जी डिज़ाइन कर लें। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि हम कनकैटिनेट करके भी लिख सकते हैं और इस तरह सिंपल भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? सर प्रिंट स्टेटमेंट में अगर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो एरर दे देगा वो सारों को एक लाइन पे प्रिंट करने में। डेफिनेटली, अगर आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन P1 डॉट PID P2 डॉट, ऐसे आप अगर लिख देंगे तो वो उसे एरर जनरेट करेगा विदाउट कनकैटिनेटिंग। सर हर प्रिंट की स्टेटमेंट से नेक्स्ट लाइन में ले जाएगी, नेक्स्ट लाइन में अलग से एक लाइन में प्रिंट किएगी वो। हाँ जी, न्यू जो आपको जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो न्यू लाइन में जाएगी। सर यहाँ पे जो हम किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू मेमोरी असाइन करते हैं वो डायनेमिक मेमोरी जैसे हम पॉइंटर में करते थे उसी तरह इधर करते हैं। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो आपके स्टैक में जो है स्टोर्ड होते हैं, उन्हें स्टैक में मेमोरीज मिलती हैं, और जो आपके ऑब्जेक्ट्स पॉइंटर्स होते हैं, अरेज होते हैं, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है ना हीप में। मतलब ये पॉइंटर की तरह काम करते हैं इधर जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। पॉइंटर तो रेफरेंस करते हैं ना, किसी भी लोकेशन पे रेफर कर सकते हैं, किसी और को पॉइंट कर सकते हैं और उसका कंटेंट रीड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी अपनी मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, इसलिए तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं, पॉइंटर्स नहीं कहते। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था, मेन फंक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट कर रहा था। अब हमने एक स्टूडेंट की भी क्लास बनाई है यहाँ पे, इसका क्या मकसद है, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट परचेजेस दिस, स्टूडेंट लाइक्स ओप्पो F19। ठीक है, पहले एक स्टूडेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्लास का नेम std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, अगर आपका रिप्लाई नहीं आएगा मैं समझूंगा कि कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब हम इसको वैल्यूज असाइन करने की तरफ चलते हैं। सर हमने जी सर ऊपर क्लास हमने प्रोडक्ट लिखी है,
तो प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहिए, प्रोडक्ट std1? नहीं, ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का। ये प्रोडक्ट क्लास है ना, ठीक है। प्रोडक्ट में ये मेथड प्रोडक्ट में लिखा तो गया, लेकिन एक्चुअली में ये प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली में इस मेथड में एग्जीक्यूट होना है, और मेन मेथड हम यूज़ करते हैं सारे अपनी क्लासेस को टेस्ट करने के लिए। वैल्यूज़ टेस्ट करनी है, हायरार्की हमने टेस्ट करनी है, हम मेथ मेथड बना के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी तो सर हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना सकते हैं और दूसरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करा सकते हैं। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास नहीं बना सकते सर यहाँ पे आपने बनाई है ना, एक ऊपर आपने क्लास पहले के प्रोडक्ट की अंदर क्लास। दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। सो वो दूसरी क्लास हमने इसमें तो नहीं डिक्लेयर की। लेकिन ये क्लास पब्लिक है, ठीक है। ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, इसमें यूज होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब ये है कि ये अपनी ये जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे पैकेज में, एनीवेयर एक्सेसिबल है क्लास, कहीं पे भी, ठीक है, बेशक नीचे कहीं पे फोल्डर्स में, हायरार्की में। प्राइवेट का मतलब ये है कि इस क्लास को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये पब्लिक क्लास है, इस वजह से यहाँ पे एक्सेसिबल। अभी हम इसे प्राइवेट करके देखेंगे, और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। यस सर। तो बाकी प्रोटेक्टेड क्या होती है क्लास, जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है। std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट हमने बना लिया, जैसे हमने इसकी वैल्यूज असाइन की हैं प्रोडक्ट की, उसी तरह हम कंप्यूटर में किसी और प्रोग्राम में वो डिक्लेयर होगी वो क्लास पब्लिक, तो वो एक्सेसिबल है दूसरी क्लासेस में। स्टूडेंट std1 सर उसका पाथ चाहे डिफरेंट हो, चाहे डिफरेंट हो सर, फिर भी वो एक्सेसिबल है। चल अभी आप बस ये रखेंगे ये हाँ जी, पाथ यहाँ पे इसी के अंदर अगर फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर के अंदर वो रिजाइड करती है, तो हम उसका पाथ दे के उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो क्लास पब्लिक है तो, ठीक है। ये अभी हम बाद में जो है फर्दर जब हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो तब हम कुछ फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर रखेंगे और उनका भी पाथ यहाँ पे देख के उन्हें भी इंपोर्ट भी करेंगे, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये क्लास पब्लिक है, हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट की हमने आईडी, नेम, रोल नंबर और डिपार्टमेंट लिखना है। स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 और स्टूडेंट नेम इज Ali and roll number is equal to तो ये हमने कोड लिखा, सेव किया इसको, और प्रिंट की तरफ चलते हैं हम जस्ट उसका नेम std1 जो है, स्टूडेंट 1 जो हमने क्रिएट किया है उसका नेम एंटर करते हैं। इसको कंपाइल किया, डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS, ये डिपार्टमेंट का D स्मॉल है। पहले हमने इस फाइल को कंपाइल करना है, स्टूडेंट वाली फाइल को, स्टूडेंट डॉट जावा, ये कंपाइल हो गई है। अब हम कंपाइल करते हैं प्रोडक्ट डॉट जावा को,
ये कंपाइल, अब एग्जीक्यूट वो फाइल करेंगे जिसमें हमारा मेन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये std1 का जस्ट नेम हमने प्रिंट किया तो वो अली आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें जो स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं उसमें हमारे पास ये स्टूडेंट नेम आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर जी सर, वो स्टूडेंट की क्लास तो दूसरी फाइल में पड़ी हुई है, ये तो हमारी न्यू फाइल है ना जो दूसरी है। ठीक है, मैं अभी आपके ना ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेन फंक्शन जो है ये किसी भी क्लास में जा सकता है। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट कर दिया मैंने, एक्चुअली दिस इज प्रोडक्ट क्लास, दिस इज द टेम्पलेट ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द टेम्पलेट ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं इन दोनों फाइल्स, इसमें मेन मेथड रख देता हूँ किसका, ये जो अभी हमने कट किया मैंने मेन मेथड यहाँ पे रख देता हूँ, दोनों को कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसे हम नेम दे देते हैं test.java। ठीक है, इस क्लास का नाम क्या होगा, पब्लिक क्लास टेस्ट, और यहाँ पे वो मैंने मेथड सारा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट, दिस इज द टेम्पलेट ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द टेम्पलेट ऑफ प्रोडक्ट क्लास। ठीक है, देन वी क्रिएटेड अ टेस्ट क्लास इन विच वी टू टेस्ट दीज टू क्लासेस। ठीक है, हमने इन दोनों क्लासेस को टेस्ट करने के लिए इनका ऑब्जेक्ट बनाना है, वैल्यूज असाइन करनी है, हमने एक टेस्ट क्लास बनाई, क्योंकि क्लास बनाए बगैर हम मेथड नहीं बना सकते थे, और इसमें जस्ट हमने मेन मेथड रख दिया। ठीक है, अच्छा सर, एक और बात कि अभी तो ये क्लासेस ओपन है हमारे कंप्यूटर में, अगर तो ये बंद होती तो फिर ये फाइल एग्जीक्यूट कर जानी थी। हाँ जी, ये मैं यहाँ से, आपने जस्ट कमांड cmd में जाके उस पाथ में जाके उस फाइल को कंपाइल करना है और रिक्वायर्ड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फाइल का ओपन होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। स्टूडेंट डॉट जावा को कंपाइल किया हमने, ये हमारी फाइल थी स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया, हम यहाँ पे आ गए। आज हम जस्ट एट्रीब्यूट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जावा प्रोडक्ट डॉट जावा को कंपाइल किया, नो एरर। देन वी मूव टू टेस्ट डॉट जावा, जहाँ पे हमने के दोनों के इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोडक्ट के दो ऑब्जेक्ट और स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उनको वैल्यूज असाइन की हैं, फिर उनकी वैल्यूज प्रिंट करके देखी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और मैं लिखता हूँ जावा टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, अब देखें, पहले हम प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, अब हम प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कहेगा ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा जावा और टेस्ट को हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसने हमें आउटपुट दे दी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न है उसमें स्टूडेंट, प्रोडक्ट और जावा। अब इनका फ़िलहाल हमें कोई रिलेशन नहीं लग रहा, हमने जस्ट सीखने के लिए क्लासेस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का रिलेशन होता है कि कौन सा किस स्टूडेंट को कौन सी प्रोडक्ट पसंद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं, वो कहता है कि स्टूडेंट की क्लास बनाओ प्रोडक्ट की, और मेन मेथड में आपने बताना प्रिंट करवाना है दिस स्टूडेंट वन लाइक्स प्रोडक्ट वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे std1 डॉट नेम प्लस लाइक्स, जो भी प्रोडक्ट हम बताना चाहें इसे, p1 प्रोडक्ट p1 डॉट p अंडरस्कोर नेम। ठीक है,
कि इस स्टूडेंट को ये वाली प्रोडक्ट पसंद है। तो हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से हम टेस्ट और जावा को कंपाइल करते हैं। इसमें चेंजेस हमने की थी और जावा टेस्ट किया। इसने कहा अली लाइक्स ओप्पो F19। अब ये दोनों डिफरेंट क्लासेस से नेम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एक्सेसिबल है। अच्छा, अब जितने भी मेंबर फंक्शंस और फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास में दो चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। इनके साथ हम एक्सेस मॉडिफायर्स लगाते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिबल है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं पब्लिक, और लिखना चाहिए भी, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये फील्ड पब्लिक है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक। इसी तरह हम यहाँ पे आए और इनके साथ भी जो लोकल वेरिएबल्स वगैरह हम डिक्लेयर करेंगे उनके साथ नहीं ज़रूरी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ क्लास से रिलेटेड है और जो मेंबर फंक्शंस क्लास से रिलेटेड है उनके साथ ये हम एक्सेस मॉडिफायर्स लगाते हैं, ठीक है। पब्लिक। अब लेट्स से यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन थी इसको मैंने रख दिया प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि अगर तो वो मेन मेथड इस क्लास के अंदर बना होता, किस क्लास में, इस क्लास के अंदर बना होता, तो ये p_ डिस्क्रिप्शन एक्सेसिबल रहना था, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं विद इन द क्लास एक्सेसिबल रहते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है दूसरी क्लास में। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइवेट p_ डिस्क्रिप्शन है, जब मैं यहाँ पे p2.p_ डिस्क्रिप्शन ये करूँगा तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। वो कहेगा कि ये डिस्क्रिप्शन वेरिएबल जो है ये प्राइवेट है। इसको हम अभी टेस्ट करते हैं फिर से। product.java, ठीक है, इसमें हमने चेंजिंग्स की, इसको हमने कंपाइल कर दिया। तो हम स्टूडेंट को भी कर ही लेते हैं, चलो student.java, ठीक है। वो उसमें कोई चेंजिंग्स थी नहीं। अब test.java में हमने चेंजिंग्स नहीं की, लेकिन ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि ये उसके वेरिएबल को यूटिलाइज कर रहा है जो कि p1.description हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मेथड ये जो है इस क्लास के अंदर ही बना होता, ठीक है, तो तब इसने एक्सेसिबल रहना था क्योंकि मेन मेथड इसी क्लास में था। समझ आइए बात को? तो इसको हम वापस पब्लिक करें, ठीक है, और जावा product.java करते हैं और ये प्रीवियस एरर्स हैं, ये हमारी कंपाइल हो गई है। जावा test.java आप करते हैं तो अब कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और हम, ठीक है, तो आपकी बेसिक जो है नॉलेज थी डेटा टाइप्स किस क्या होती हैं, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लासेस मैंने आपको बताया क्या क्या क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। आपने होमवर्क में ये करना है, व्हीकल क्या स्टूडेंट की तो मैंने बना दिया, पर्सन की क्लास ले लें या एम्प्लॉय की क्लास ले लें, ठीक है। एम्प्लॉय और एक फूड की क्लास ले लें, फूड में फूड आईडी, फूड नेम, फिर मेन फंक्शन में आपने प्रिंट करवाना है दिस एम्प्लॉयज लाइक्स दिस फूड, ठीक है। मेन जो है ये आपका, ये आप स्टूडेंट की एक एम्प्लॉय की क्लास में भी रख सकते हैं, फूड की क्लास में भी, और सेपरेट जैसे हमने यहाँ पे रखा है इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये इसी वीकेंड के ऊपर इसे कर लें, क्योंकि अभी आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े फ्रेश हैं, ठीक है। आप इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ कर लेंगे, बाद में आप लेटर अगर एक दिन पहले करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। और सेकेंडली जब आपने टेस्टिंग वगैरह करी होनी या इम्प्लीमेंटेशन करनी है या टास्क वगैरह करने हैं, तो जो भी एरर्स वगैरह इश्यूज आते हैं आप गूगल करें, नेट करें, कोई चीज़ें मिल जाती हैं समझ नहीं आती, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। ये नहीं सोचना कि मैं बाद में पूछ लूँगा मुझे याद है, वो आप डेफिनेटली भूल जाएंगे, ठीक है। आपने वो नोट डाउन कर लेनी है प्रीवियस लेक्चर से पहले,
हम इसे डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर को पहले, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, तो और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ शिफ्ट करेंगे। अभी हम स्टैटिकली वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं इसे, ठीक है। यूज़र से कैसे इनपुट लेना है वो भी हम वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन आपने था आपसे जी जी सर, हम मतलब इसको एक ही क्लास में भी तो कर सकते हैं ना सब चीज़? नहीं, जावा में हर क्लास जो है ना वो अपने क्लास नेम डॉट जावा के नेम से बनती है, यहीं पे आप दूसरी क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट डॉट जावा सर जो आपने यहाँ टास्क दिया है उसके बारे में जरा दोबारा गाइड कर दें। मैंने बताया आपने एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी है, टेम्पलेट बनाना है एम्प्लॉय का, जिसमें उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। आप 5 6 7 8 9 जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स, नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रखना चाहें रख लें। फिर आप एक फूड की क्लास बनाएंगे, फूड की आईडी होगी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस होगी। फिर आपने मेन फंक्शन में ये बताना है, ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने हैं, वैल्यूज़ असाइन करनी है और प्रिंट करना है कि एम्प्लॉय 1 लाइक्स दिस फूड, एम्प्लॉय 2 लाइक्स दिस फूड, एम्प्लॉय 3 लाइक्स दिस फूड, ठीक है। ओके सर। यानी जो भी हमने अभी क्लास में इन द एंड तक हमने कंप्लीट कर लिया, इसी से रेलिवेंट आपका टास्क है। ये वाली जो फाइल्स हैं ये मैं आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आज ही अपलोड कर दूंगा, तो जो भी आपको इश्यूज़ हुए वो आपने लिख लेने हैं और हम इसे साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले आपको बता दिया, किसी ने ये नहीं सोचना मैं BF में फ़ेल हूँ, कम मार्क्स हैं, मैं ये कर नहीं सकता। आप जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है वो प्रोग्रामिंग से ओपन नहीं होंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग is a fun and we will do lot of fun in this lab, that means we will do lot of programming tasks in this lab, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटरनेट है आपके पास, वहाँ से समझ नहीं कुछ आ रही, या सोल्यूशन मिल गया फिर भी नहीं समझ आ रही, तो वो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाकी बच्चों का भी माइंड थोड़ा ओपन होगा उस लिहाज से, ठीक है। तो ओके सर। कोशिश करें कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी जी। सही टास्क करके अपलोड भी करने हैं आपके लिए जी, अगर संडे तक जो है वहाँ पे एज अ असाइनमेंट एक अपलोड हो गई तो आपने सबमिट करनी होगी, अदरवाइज ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। असाइनमेंट आपकी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थोड़ी, 2-3 लैब्स हो जाएंगी, उसके बाद असाइनमेंट मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों वगैरह से पूछें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है इस तरह से, ये आपके लिए जो है मौका है प्रोग्रामिंग अपनी यहीं से स्टार्ट करने का। बहुत से जो है क्लास फेलोज भी थे जब मैं पढ़ रहा था मेरे, जिन्होंने 5th-6th सेमेस्टर में जाके जो है डिसाइड किया अच्छा जी हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, और फिर उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें बेसिक तो थोड़ी बहुत पता चल गई हुई थी, तो उन्हें ऊप से स्टार्ट करना पड़ा 6th सेमेस्टर में जाके। कुछ ऐसे भी गुजर गए कि जिन्हें नहीं समझ आई, यानी कि जिसे ये नहीं समझ आई कि उसने करना क्या है, ठीक है। तो वो डिग्री के बाद भी उससे इतना नहीं पता ये फॉर लूप किस तरह से चल रहा है। कुछ इस तरह के माइनॉरिटी केसेस आ जाते हैं, लेकिन आपने अपना एम क्लियर करना है कि अब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपने इसमें एक्सेल करना है, आपने इसे लर्न करना है, ठीक है। कोई और जो है फील्ड जो है, मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर साइंसेज से बेहतर है। कंप्यूटर साइंसेज अभी टेक्नोलॉजी का ही एरा चल रहा है, आने वाला दौर नहीं, ये दौर ही टेक्नोलॉजी का है, और अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इन चीज़ों को आप सीखें ताकि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी कोई अच्छी या नोवेल्टी चीज़ क्रिएट कर सकें, अपने आइडियाज़ वगैरह सोचें, ऐसे भी हो सकता है, ये भी चीज़ बन सकती है, या इस तरह का आइडिया होना चाहिए, इस तरह की चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, सो आपको समझ आया हो, ठीक है। कोई क्वेरीज हैं तो बता दें, नहीं तो हम 1 मिनट में ये मीटिंग को एंड कर देते हैं। नो सर। चलें ठीक है। क्लासेस आपने कोशिश करना नहीं मिस करनी। अब जिसने आज की फ़र्स्ट क्लास मिस कर दिया उसे ना तो क्लास क्रिएट करना है, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आएगा, ना कंपाइल, एग्जीक्यूट, वो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आज के लेक्चर में कवर कर दी हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें, तो कोशिश करें क्लास को मिस ना करें, ठीक है।